Hello everyone, welcome to AgriView Institute and today we start with genetics. So genetics is a Greek word. जेनेटिक्स है जो ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू ग्रो एंड टू बिकेम. व्हाट इट मीन? टू ग्रो एंड टू बिकेम. सबसे पहले जो जेनेटिक्स वर्ड है ये दिया था, जेनेटिक्स टर्म है जो वो दी थी डब्ल्यू बेटसन ने. डब्ल्यू बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी थी इन 1905. उसके बाद हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन. Genetics is a branch of biology which deal with the heredity and variation principles. Deal with heredity and variations. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि फादर कौन है जेनेटिक्स के. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ये है ग्रिगोर जोहन मेंडल. इसके बाद पढ़ते हैं हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है. व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब है जो डिफरेंसेस आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स डिफरेंसेस जनरेशन टू जनरेशन. एंड हेरिडिटी है जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन. फिर उसके बाद हमारे जेनेटिक्स में दो टर्म आती हैं, व्हाट इज हेरिडिटरी वेरिएशन एंड व्हाट इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन. जो भी वेरिएशंस है वो दो टाइप की होती हैं. फर्स्टली हम पढ़ते हैं वेरिएशन. वेरिएशन दो टाइप की होती हैं, एक हेरिडिटरी वेरिएशन, हेरिडिटरी, और एक इन्वायरमेंटल. जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है ये आती है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ड्यू टू इन्वायरमेंट. ओके. और जो हेरिडिटी वेरिएशन है इसका मेन रीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और म्यूटेशन ही. म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द सडन हेरिटेबल चेंजेस. और ये टर्म दी थी ह्यूगो देवराइस ने.
ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक कंसेप्ट। जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कंसेप्ट है ये हमें दिया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट। इसके अंदर क्या था कि कोई भी फिनोटिपिक है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। और कोई भी जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप है सम टोटल ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स। व्हाट इज दिस? जीनोटाइप इज द सम total of heredity traits। और जो ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कंसेप्ट है ये किसने दिया था? It was given by Johansen in 1909। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी जाता है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था जॉनसन ने 1909 के अंदर। और इसमें एक चीज़ रहेगी कि जो भी फिनोटिपिक होते हैं, फिनोटाइप्स होते हैं, ये विजिबल होते हैं। These are visible characters, visible characters। और जो जीनोटाइप होते हैं ये होते हैं इनविजिबल। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि जीन्स क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीन्स। तो जीन्स क्या है, व्हाट इज जीन? जीन एक हेरिडिटरी यूनिट है। जो हमेशा कुछ करेक्टर्स हैं ये जीन के कि फर्स्ट है कि ये एक हेरिडिटरी यूनिट है, सेकंड है ये हमेशा पेयर्स में रहती है, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। और जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ जीन। हमेशा दो फॉर्म होते हैं जीन के, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। और इन्हीं को कि जीन है कि एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि कोई भी जीन है वो हाइट के करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। जो ये टॉल और ड्वार्फ दो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीन, दिस इज कॉल्ड एज allele। So we can say, sorry, so we can say alleles are the alternative form of gene। ठीक है, एक करेक्टर ये हो गई ये जीन्स के। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट करेक्टर आता है जीन का, वो है कि जीन ऑलवेज लाई ऑन द क्रोमोसोम। जीन के जो सेट है वो लीनियरली अरेंज्ड है क्रोमोसोम के ऊपर। जीन इज linearly arranged on chromosome।
मतलब कि कैसे जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहे हैं। जैसे मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे उसके साथ जीन भी क्रोमोसोम के साथ सेपरेट होंगे और दूसरी जनरेशन में जाएंगे। और इसी को बोला गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा। सो दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? किसने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले सटन एंड बोवरी ने दी थी। सटन एंड बोवरी इन 1902। बट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर। बट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय टीएच मॉर्गन इन, किसमें वेरीफाई किया? ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा कुछ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जीन्स के बारे में। जेनेटिक्स टर्म क्या है? जेनेटिक्स टर्म्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है जिसका मतलब है टू ग्रो टू बिकेम। 1905 ने डब्ल्यू वेटसन ने दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फादर कौन है मॉडर्न जेनेटिक्स के, वो है हमारे ग्रिगोर जोहन मेंडल। फिर उसके बाद हमने जीनोटिपिक फिनोटिपिक कंसेप्ट पढ़ा जो जॉनसन ने दिया 1909 में। उसके बाद हमने जीन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि हेरिडिटरी यूनिट होती है, हमेशा पेयर में रहता है, और जीन हमेशा दो करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, और उनको अलील्स बोलते हैं। टू फॉर्म ऑफ वन जीन इज नोन एज अलील। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, जो जेनेटिक्स की हिस्ट्री है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज दी कि कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक हमारे करेक्टर्स सिमिलर जा रहे हैं, कैसे वेरिएशंस आ रही है अबाउट ऑल दिस। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, जेनेटिक्स की हिस्ट्री। तो सबसे पहले ऐसे माना जाता था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं, बट उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो फर्स्ट नंबर पे आती है, वो है फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन। नाम से ही पता चल रहा है प्री फॉर्मेशन मतलब कि पहले से कुछ बना हुआ है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या कहा गया कि जो हमारे ह्यूमन के अंदर या फिर जो भी एगोस्पर्म्स होते हैं, जो भी एग और स्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर एक ह्यूमन मिनिएचर फिगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मिनिएचर ह्यूमन फिगर। और इस मतलब क्या है प्री फॉर्मेशन? एग और स्पर्म्स के अंदर मिनिएचर ह्यूमन फिगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जिसको नाम दिया गया
होमनक्यूलस। ठीक है, समझ गए कि पहले से एग और स्पर्म के अंदर एक मिनिएचर ह्यूमन फिगर प्रेजेंट होती है, इसको नाम दिया गया ह्यूमन न्यूक्लियस, जो कि फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। फिर इसके बाद ये थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वैमरडम एंड बोनेट। कई बार साइंटिस्ट के नाम पूछ ले जाते हैं कि प्रीफॉर्मेशन थ्योरी किसने दी, तो स्वैमरडम और बोनेट ने दी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी ये होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी, सेकंड। ये दी थी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है जो ये वोल्फ ने दी। किसने दी? वोल्फ ने क्या कहा कि जो थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई मिनिएचर ह्यूमन फिगर नहीं प्रेजेंट होती है जिसको इन्होंने होमो न्यूक्लियस का नाम दिया। बट थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में वोल्फ ने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ गमीट्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? गमीट्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एपिजेनेसिस में क्या बताया कि पहले तो इन्होंने नेग्लेक्ट किया प्रीफॉर्मेशन की थ्योरी को कि कोई एग और स्पर्म के अंदर ह्यूमन मिनिएचर फिगर नहीं प्रेजेंट होती है। फिर इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ गमीट्स होते हैं। देयर आर सम गमीट्स इन बॉडी which after fertilization produce a new organism or a new body organism will ओके। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये ना ऊपर में जा रहा। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी, इसको काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट रह गया, सॉरी कि वोल्फ की जो ये थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास लेमार्क आए। लेमार्क ने कहा मैं भी अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं। लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर कोई कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है तो वो उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देता है। क्या कहा? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी अपने लाइफ टाइम में कोई भी कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देता है। और इसकी थ्योरी को नाम दिया गया, पता चल रहा है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये थी लेमार्क, और इसको ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डार्विन। कौन आए?
चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि जो लमार्किज्म की थ्योरी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट इन्होंने कहा कि व्हाट आर द फिजिकल बेसिस ऑफ दैट थ्योरी। और चार्ल्स डार्विन ने लमार्क की थ्योरी के वो दिए फिजिकल बेसिस की, कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हो रहा है। इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारी बॉडी होती है वो हर एक पार्ट बॉडी का एक इनविजिबल बॉडी रिप्रेजेंट करता है, जिसने इन्होंने टर्म दी गैम्यूल्स और पेंजेंसीज। और इनके थ्योरी को बोला गया थ्योरी ऑफ पेंजेंसीज। इन्होंने क्या कहा कि जो पेंजेंस और गैम्यूल्स है जो कि प्रोड्यूस करता है हर एक बॉडी पार्ट, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो सेक्स ऑर्गन है वहां पे जाके जमते हैं, फिर गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और गैमीट्स की फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद न्यू बॉडी फॉर्म होती है। और ऐसे हमारे कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन रिप्रेजेंट होते हैं। बट एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है। इन्होंने लमार्क की थ्योरी को भी गलत प्रूव किया और पेंजेंसीज की थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी उसको भी गलत कहा। इन्होंने, साइंटिस्ट का नाम था ऑगस्ट वीसमान। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर कोई कैरेक्टर डेवलप कर रहा है या फिर उसको अलग जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट करेगा। इन्होंने नेग्लेक्ट कर दी और इन्होंने थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस को भी रॉन्ग प्रूफ किया। इन्होंने कहा कि एक, सबसे पहले तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट, और किस पे कंडक्ट किया? माइस पे। कितनी जनरेशन के लिए? 22 जनरेशन के लिए। ये 22 साल तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर, सॉरी साल नहीं, जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते रहे माइस के ऊपर। माइस की टेल काटते रहे हर एक जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली टू द 22 जनरेशन। बट हर जनरेशन के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जो टेल है वो इनहेरिटेड है। हर जनरेशन के बाद टेल काट रहे हैं, बट हर जनरेशन के बाद टेल इनको हर नई जनरेशन में आ रही है। तो इन्होंने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन देखा कि टेल है जो वो एक इनहेरिटेड करेक्टर है। और इन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी जर्मप्लाज्म थ्योरी। सॉरी, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। इन्होंने क्या कहा थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म में? किसने किसने दिया ये थ्योरी? ऑगस्ट वीसमान। इन्होंने क्या कहा कि हमारी कोई भी बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को नाम दिया सोमेटोप्लाज्म और एक को नाम दिया जर्मप्लाज्म।
सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। इन्होंने कहा कि जब तक कोई भी करेक्टर सोमेटोप्लाज्म से जर्मप्लाज्म में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक वो करेक्टर इनहेरिटेड नहीं होगा। ओके कि जरूरी है कि सोमेटोप्लाज्म से कोई भी करेक्टर जर्मप्लाज्म में ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इन्होंने ये दो पार्ट्स दिए, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। जो जर्मप्लाज्म है एक और चीज इन्होंने कही कि जो जर्मप्लाज्म है वो इमोर्टल है और सोमेटोप्लाज्म मॉर्टल है। ठीक है, मतलब कि जरूरी है अगर कोई भी करेक्टर इनहेरिटेड है तो वो सोमेटोप्लाज्म से जर्मप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर हो। अगर कोई भी करेक्टर सोमेटोप्लाज्म से जर्मप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा तो वो इनहेरिटेड नहीं होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ। अभी तक जो जर्मप्लाज्म थ्योरी है वो एक्सेप्टेड है, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है। So this is today all about genetics introduction and history of genetics. In next video we continue with the cell organelles and cell division and further on. Hope you like the video. Thank you so much.